राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। तो हम लोग जिस तरह से अहंकारवादी हो गए हैं हमारे विधायक, कहते हैं कि भगवान भी हमको नहीं हरा सकता है, भगवान भी नहीं हरा सकता है। तो अब वो समय आ गया है कि जो मर रहा है तो मरने दो बाढ़ के लोग। उनका एक कहना है कि मर रहा है तो मरने दो बाढ़ के लोग। विधायक जी का महापरिवारवाद, महापरिवार। हाँ, अब कुछ देर पहले मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि महाजंगल राज। तो एनडीए गठबंधन जो है अभी महापरिवारवाद के दौर से गुजर रही है कि ये कहां से नौकरी, पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। संकल्प होगा साकार जब आएगी तेजस्वी सरकार। तो इसी उद्देश्य पे हम लोग काम करते हैं। मतलब यही कर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो महज 3 महीना बचा हुआ चुनाव में, और चुनाव की सरगर्मी इतनी तेज है कि गर्मी का पता नहीं चल रहा है। आज के समय में कहा जाता है ना कि अगर नेता जमीन पे रहेंगे तो जनता के साथ कनेक्ट रहेंगे, और जब चुनावी वर्ष आता है तब तो नज़र आते हैं बहुत सारे ऐसे नेता जो 5 साल तो नज़र नहीं आते हैं, मगर नेता बहुत सारे नज़र आने लगते हैं चुनावी साल में। मगर इसी बीच आज हम फिर बात कर लेते हैं 179 बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में नीरज कुमार सिंह मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। इनसे आज हम बातचीत करेंगे और चुनावी चर्चा। चुनाव नज़दीक है, लगातार 10 सालों से पार्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। पिछले बार भी इनकी पत्नी पूरी दमखम से चुनाव के लिए तैयारी की थी, मगर टिकट नहीं मिल पाया था। परंतु इस बार नीरज कुमार सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इतनी गर्मी में लगातार लोगों से मिल रहे हैं और मिलकर जनता से रूबरू हो रहे हैं और अपना जनसमर्थन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। नीरज जी, चुनाव नज़दीक है और सारी मेहनत तो चुनाव के लिए होता है कि आखिर में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिले तो समस्या तो वहीं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि पिछले बार आपके परिवार, आपने पूरा मेहनत किया था, आपकी पत्नी ने, मगर टिकट नहीं मिल पाया था। इस बार भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमको लगता है कि पिछले बार जितना मेहनत था उसके अलावा दुगनी ताकत से आप लोग पूरा फील्ड में उतरे हैं, पति पत्नी दोनों। आपकी पत्नी भी मैदान में है, आप भी घूम रहे हैं, हर दिन क्षेत्र में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। जब आपने संघर्ष की बात की तो मैं एक अपनी उक्ति रखना चाहूँगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। तो हम लोग फौजी रहे हैं और हमारा मानना है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए और संघर्ष करते रहिए, एक न एक दिन आपको फल अवश्य मिलेगा। तो हम लोग सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। और सफलता क्यों नहीं मिलेगी जब आपका मेहनत सबसे बड़ा चीज़ होता है। नीरज जी, अब बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। पहले बिहार में इन दिनों लगातार घटनाएँ ऐसी घट रही है जिससे बिहार में जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी और राजद पे कि 2005 के पहले का बिहार देखो कितना जंगल राज हुआ करता था। नीतीश कुमार भी आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पे, नीतीश कुमार भी बहुत सारे लोगों पे आरोप लगाते हैं कि जंगल राज बिहार में पहले था, अब नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है अभी वर्तमान स्थिति में, ये बताएं। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है अब जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। अच्छा। अभी हाल फिलहाल की मैं बिहार की राजधानी पटना की बात करता हूँ, जहाँ में आप देखिए कि हड़ताली मोड़ के पास एडीजी की गाड़ी पीछे होती है और आगे एक युवक पिस्टल लहराकर फायर करता है। जस्ट उसके अगले दिन आलमगंज थाने में एक लड़की, उसकी माँ और उसके लड़की के पिताजी को घर में घुसकर गोली मार दिया जाता है और ऑन द स्पॉट जो है लड़की और उसकी माँ का डेथ हो जाता है। उसके बाद उसके अगले दिन देखिए कि हड़ताली मोड़ के पास बीजेपी के झंडे की एक गाड़ी आती है और सड़क पर पुलिस वाले को ही कुचल दिया जाता है। अच्छा, तो आप इसको क्या कहेंगे, जंगल राज या महाजंगल राज? और यही नहीं रुका, आप देखिए बिहार हमारा राज्य है और उसकी राजधानी है, कैपिटल है पटना, और वहाँ के जो एसएसपी हैं अवकाश कुमार, लखीसराय से बेचारे अभी हाल फिलहाल में आए थे, मात्र 3 महीना हुआ। सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको बदल देना पड़ा? एक सवाल यह निशान खड़ा करता है कि मात्र 3 महीने के अंदर एक आईपीएस अधिकारी को, जिनकी अगर पुरानी छवि देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा, उन्होंने आरा में भी काम किया एसपी का, और उनको जो है 3 महीने के अंदर बदल दिया जा रहा है। इसका मतलब कहीं भी अपराध कंट्रोल में नहीं है।
और पूरे बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है। ये तो सिर्फ मैंने आपको उदाहरण दिया सिर्फ पटना की। अगर बिहार में भी देखिए तो सरेआम अगर आप न्यूज़पेपर उठाते हैं तो खबर ही मिलता है कि कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, आए दिन अपराधी जो है सरेआम घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। तो किसी को बेखौफ है अपराधी बिहार में, कोई डर नहीं है और बिहार में ये महाजंगल राज कायम हो चुका है। जंगल राज कायम है, बिल्कुल, मतलब साफ है। देखिए बहुत सारी घटनाएं घटी इन बीते साल की बात करें, 5 सालों में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी बिहार में जिससे लगातार राजद के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि बिहार में जंगल राज है। और हाल आरजेडी से प्रत्याशी के तौर पे लगातार मेहनत कर रहे हैं नीरज जी। परिवारवाद एक इस नेपोटिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है आज के समय में बिहार में कि आरजेडी में परिवारवाद सबसे ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी में कितना परिवारवाद है? देखिए, बड़े ही जो आपने शब्द का प्रयोग किया है, हाँ। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद या परिवारवाद की, तो मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि आप यहाँ देखिए अशोक चौधरी जी को, जदयू से आते हैं, एमएलसी हैं, मंत्री भी हैं शायद, उनकी बेटी जो है लोजपा से सांसद बनी है। उसके बाद अभी देखिए जो आयोग बना है उसमें जो है उनका दामाद भी जो है सदस्य बने हैं। न्यास समिति जो धार्मिक न्यास परिषद है उसकी समिति में जो है सदस्य बने हैं। इसके अलावा देखिए मांझी जी खुद जो है सांसद हैं, उनकी पत्नी विधायक है, बेटा मंत्री हैं और पुतोह भी अभी विधायक बन गई और अभी सुनने में आया कि उनका दामाद भी जो है आयोग में सदस्य बन गए हैं। चिराग जी देखिए, चिराग जी खुद सांसद हैं, जिया जी सांसद हैं और अभी एक जीजा को जो है आयोग में सदस्य बनाया गया है। तो कहाँ परिवारवाद की बात करते हैं आपकी राजद में? आपको मैंने जदयू, हम और अन्य पार्टियां जो है सबकी बात मैंने कर दिया। और अगर पूरे देश स्तर पे देखें तो बीजेपी भी इससे छूता नहीं है। मैं वहाँ तक जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारी राजनीति अभी बिहार का है और बिहार स्तर पे हम बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि कितना परिवारवाद कूट कूट कर भरा है और भाई भतीजावाद के परिभाषा को भी उन्होंने पार कर दिया है कि सारे ये तो दामाद आयोग, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अभी जिक्र किया था कि जमाई आयोग और दामाद आयोग। अच्छा, तो इस तरह का आयोग हो गया है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, यहाँ तो दामाद आयोग बन गया है, जमाई आयोग बन गया है। तो ऐसा बना देना चाहिए अधिकृत तौर पे। अशोक चौधरी के द्वारा जो है आरोप लगाया गया, कहा गया इस बयान का खंडन किया गया, बोले कि नहीं दामाद आयोग की बात नहीं है। सयान कुणाल के पिता खुद एक बड़े संत थे, वो जुड़े हुए थे, न्याय बोर्ड का जो है खुद वो गठन किए थे। तो वो मतलब सीधा इस चीज़ को जो है अपने उन पे जो आरोप लगा है उसको निराधार बता रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है अशोक चौधरी क्या इसका बचाव कर रहे हैं? क्या बचाव कर रहे हैं? वो तो ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आरएसएस कोटा आपने कभी सुना था? नहीं। आप बताइए मुझे कि कभी भी कि तो आरएसएस कोटा से आज अगर एक भर्ती हो रही है तो इसके पहले 20 साल 25 साल 30 साल क्यों नहीं हुई? तो वो तो बोलते हैं कि आरएसएस कोटा से मेरा दामाद भर्ती हुआ है। तो ये तो निरर्थक बात है। आप जान ही रहे हैं कि ऐसा कोई कोटा वोटा होता नहीं है। और अगर दामाद का उपक्ष ले रहे हैं कि ठीक है इनके पिताजी अध्यक्ष थे धार्मिक न्यास परिषद के, तो बेटी क्या थी? बेटी जो अभी सांसद बनी, कैसे टिकट मिला, मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि कैसे बेटी को टिकट मिला, कहाँ से मिला, अचानक लॉन्च होता है। कि कितना दिन क्षेत्र में घूमी थी उनकी बेटी समस्तीपुर, मुझे बताइए। तो क्या एक आम आदमी के साथ ऐसा हो सकता है? हम लोग 15 साल से राजद के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी भी संघर्षरत है। लेकिन यहाँ नेता का बेटी है, परिवारवाद है, स्पष्ट रूप से झलकता है। नेपोटिज्म स्पष्ट रूप से मतलब कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए का कुनबा परिवारवाद का आरोप लगा रही है और ये सीधा आरोप उल्टा उन्हीं पे लग रहा है। महापरिवारवाद, महापरिवार। हाँ, अब कुछ देर पहले मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि महाजंगल राज। हाँ। तो एनडीए गठबंधन जो है अभी महापरिवारवाद के दौर से गुजर रही है। अच्छा, परिवारवाद एक बड़ा सवाल है। कहते हैं ना, जिसका बाप मंत्री उसका बेटा विधायक और जिसका बाप प्रधानमंत्री उसका बेटा रक्षा मंत्री। ये सब देखिए हम किसी के साथ अटैच नहीं करें, मतलब यही होता है कि अगर आपके बाप विधायक हैं तो आपका बेटा भी विधायक जरूर बनेगा। यही परिवारवाद है और इस पे पूरे बिहार में अभी लगातार बवाल उठा हुआ है। नीरज जी लगातार घूम रहे हैं, बाढ़ में घूम रहे हैं। नीरज जी आपसे हम बात कर लेते हैं। आप भी एक युवा है, तेजस्वी यादव भी एक युवा है,
दोनों युवा संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरा बिहार को देख रहे हैं, आप बाढ़ में घूमकर जनसंपर्क कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि और भी बहुत सारी पार्टियां थी, तो तेजस्वी यादव में इतने इंटरेस्ट आप क्यों दिखाएं, मतलब इतना भरोसा क्यों है जो 15 साल से लंबा समय, इवन आप अपना जो आपका जो नौकरी था वहाँ से VRS लेके आप चले आए बिहार की सेवा करने के लिए, बाढ़ की सेवा करने के लिए, तो क्या आपको उनमें अच्छाई दिखी? देखिए, अगर हम यहाँ पे तुलना करें बिहार का, जैसे पिछले विगत 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और अब जो है वो वेंटिलेटर पे सवार है जी, अचेतावस्था में है और विगत कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि तरह तरह की घटनाएं कर रहे हैं। तो उन सब में अब तो जिक्र भी मैं नहीं करना चाहता कि किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। कभी महिला को पकड़ ले रहे हैं, कभी गणतंत्र दिवस के अवसर पे कुछ भी वो कर रहे हैं, हिल रहे हैं। तो ऐसे कई चीज़ें जिससे प्रतीत होता है कि वो अचेतावस्था में चले गए हैं। और अब सवाल उठता है कि बिहार को लीड कौन करेगा। हाल के दिनों में तेजस्वी जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता को, जिस तरह से 2 बार डिप्टी CM बने और उन्होंने करके, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने धरातल पर, उन्होंने 2020 के चुनाव से पहले ये घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे और पहली कलम से। चूंकि किसी तरह सरकार बनाने में हम लोग चूक गए, उसका भी पता है कि कैसे क्या उसमें घोटाला हुआ और क्या हुआ, तो मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन हमारा नेता का जो विजन था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे पहली कलम से, और जब वो डिप्टी CM बनने का मौका मिला उनको, 18 महीने की सरकार रही, तो उसमें उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दिया। और उस परिस्थिति में दिया जब उसके पहले नीतीश कहते थे चुनाव के समय में कि ये कहाँ से नौकरी, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। तो उस परिस्थिति में भी इनके पास एक विजन था कि वो पैसा कहाँ से आएगा। जो हम लोग के टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल और स्टेट का टैक्स में एक हिस्सा होता है, तो कहीं ना कहीं से अगर आपके पास विजन है कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो एक हमारे नेता के पास एक प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के तहत उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि हम 5 लाख नौकरियां दिए। तो युवा है, उनकी एक बहुत बड़ी सोच है और अभी भी जिस तरह से वो धरातल पर काम कर रहे हैं, अभी उन्होंने कई सारी घोषणाएं आने वाला समय में किया है कि हमारी सरकार अगर 2025 में बनती है तो माई बहिन महान योजना के तहत हम 2,500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक घर को देंगे, वृद्धा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन है उसमें जो सामाजिक पेंशन है, सुरक्षा पेंशन, उसमें जो है 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। तो नए उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, पलायन को रोकेंगे। तो इस तरह से कई योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वित करने का प्रयास किया है और उसके पीछे उनका लॉजिक है कि कैसे ये योजनाएं अगर सरकार बनती है। अभी भी देखिए आरोप लग रहा है कि माई बहिन महान योजना के तहत इतनी बड़ी राशि आप कहाँ से लाएंगे। चूंकि जो वर्तमान सरकार है उनके पास विजन नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने हर चीज़ को कैलकुलेट करके तब मार्केट में बताया है कि अगर हमारी सरकार आती है 2025 में तो निसंदेह पहली कलम से जो है, पहली सरकार में जो है हम इसको पूरा करेंगे। और इसका एक उदाहरण ताज़ा आप झारखंड में देख सकते हैं, जहां हमारी सरकार है। झामुमो के साथ, कांग्रेस के साथ हमारी वहां सरकार है और प्रत्येक महिला को वहां 2,500 रुपया हम लोग दे रहे हैं। तो वहां पे हमने सिद्ध करके दिखाया है। तो हमें भी यकीन है, मैं भी एक युवा नेता हूं, तेजस्वी जी भी युवा नेता है, हम लोग उनको सम्मान करते हैं और उनके पदचिन्ह पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनके विजन पे हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। अभी देखिए, कल ही उन्होंने एक डिजिटलाइजेशन के तहत एक योजना शुरू किया कि जुड़िए, बिहार के प्रत्येक युवा हमारे साथ डिजिटल तौर पे जुड़िए। उसमें आप फोटो अपलोड कीजिए, नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। और हम लोग चाह रहे हैं कि एक डिजिटल क्रांति पूरे बिहार में लाएं। आज देखिए कि 20 साल से सरकार है और जिस तरह से युवा यहाँ से पलायन लगातार कर रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं। मैंने भी 6-7 स्टेट में सर्विस किया है और मैंने वहाँ भी सीखा कि कैसे क्या चीज़ होते हैं और कैसे स्टेट का डेवलपमेंट होता है, ज़िला का कैसे होता है, कस्बा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो विगत 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है, कभी उन्होंने पलायन रोकने का प्रयास किया? कभी नहीं। लेकिन हमारे नेता जो है बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। तो उनकी एक सोच है और इसी सोच के कारण हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और हमें पूरा यकीन है कि 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और हम लोग युवाओं के लिए काम करेंगे। और वो समय आएगा जब बिहार से युवा यहाँ से पलायन करना छोड़ देंगे और यहीं पे उनको रोजगार मिलेगा, यहीं पे काम मिलेगा और तब कहेंगे कि तेजस्वी सरकार।
तब कहेंगे हर संकल्प होगा साकार जब आएगी तेजस्वी सरकार। तो इसी उद्देश्य पे हम लोग काम करते हैं। मतलब यही कारण से तेजस्वी यादव का आप भी सपोर्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक अब तो बात होगी तेजस्वी यादव के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, 15 सालों से आपके पूरा परिवार जो है तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहा है। बाढ़ विधानसभा में लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। अब हम बाढ़ विधानसभा की भी बात कर लें। क्या बाढ़ विधानसभा में आप भी जानते हैं विधायक आपके वर्तमान में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है, लगभग लगता है 20 साल 4 टर्म हो चुका है लगभग जी, उनका भी। और आज के समय में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है बाढ़ के लिए, आज भी बाढ़ का जो मशहूर लाई है उसे जियो टैग नहीं मिल पाता है, आज भी बाढ़ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आज भी बाढ़ में बहुत ऐसी समस्या है जिसके लिए वर्तमान विधायक ने, हमको नहीं लगता है कि आवाज़ उठे हुए। आपको क्या लगता है? आप बताइए कि आप कैसे इन सभी समस्याओं को दूर कर पाए? बाढ़ में एनटीपीसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ में मौजूद है, फिर भी बाढ़ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो 20 साल का जो वर्तमान विधायक है उनके प्रति लोगों की मानसिकता क्या है। लोग ये कहते हैं कि हमने आज तक विधायक को देखा नहीं, नाम सुना है लेकिन विधायक को देखा नहीं है कि हमारा विधायक दिखने में कैसा लगते हैं, अच्छा, उनका चेहरा कैसा है, कद काठी कैसा है। तो 20 साल में जिस विधायक को गांव कस्बे में, इलाके में लोग पहचान नहीं पाए हैं, जब वो आते हैं तो सिर्फ 2 जगह स्थान है उनका रुकने का, एक डकमंगला और एनटीपीसी का गेस्ट हाउस। जिनको मिलना है वो उसी तरह के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूर्व खबर आती है वही लोग मिलते हैं, खास लोग मिलते हैं, आम जनता दूर है। अभी भी हम लोग कुछ भी नहीं है बाढ़ के, लेकिन आप हमारे दरवाजे पे आएंगे तो प्रत्येक दिन आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे सुबह से शाम तक, जो हम लोग से मिलने के लिए आते हैं और हम लोग उनके काम को करते हैं, सुख दुख में शरीक होते हैं और यथासंभव प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन 20 साल से जो वर्तमान विधायक है उनको लोग पहचानते भी नहीं। आज एनटीपीसी हमारे यहाँ है, जब जमीन अधिग्रहण किया गया एनटीपीसी के द्वारा तो कहा गया था कि हम बाढ़ के लोगों को रोजगार देंगे। आज कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है आपने कभी आकलन किया है? मुश्किल से 10% से 20% लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो भी निम्न स्तरीय। और उसमें पता है कि किस तरह से शोषण हो रहा है उनका। हमें तो सुनने में आया कि 3-3 महीने का तनख्वाह पहले जमा कर दीजिए तब आपको काम मिलेगा, और जब तनख्वाह मिलेगी तो उसमें से भी एक मुश्त हिस्सा आपको कहीं ना कहीं देना होता है। आज लोग त्राहिमाम है वहाँ, मतलब डर से लोग अगर आपको 20,000 सैलरी है तो मिलता है हाथ में 16,000, मिलता है हाथ में 15,000, 2-3 महीने का तनख्वाह पहले लिया जाता है। क्या विधायक ने कभी आवाज उठाया है? इन आम जनता के लिए, इन आम लोगों के लिए विधायक ने कभी आवाज उठाया है? ज्ञानू जी जवाब दीजिएगा अगर सुन रहे हैं इस वीडियो का तो कभी आवाज नहीं उठाया। आप देखिए बाढ़ की जो मशहूर लाए है, बाढ़ की जो लाए है, हम लोग कहीं जाते हैं और इस लाए को हम ले आते हैं तो जब वहाँ लोग टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि नीरज जी अद्भुत, अमेजिंग टेस्ट है, कैसे बनता है? मिलेगा हमको दिल्ली में, मिलेगा हमको जो है पंजाब में, मिलेगा आसाम में। तो इतनी स्वादिष्ट मिठाई जो है लाई और बाढ़ के लोग उसको बना रहे हैं। क्या हमारे विधायक ने कभी प्रयास किया कि बाढ़ से इसको निकाल कर पूरे भारत स्तर पर लाया जाए, जी टैग दिया जाए ताकि इसके रोजगार को बढ़े, लोगों को उद्योग धंधे मिलता, बड़े पैमाने पर इसका विस्तृतीकरण होता? कभी प्रयास नहीं किए। उनको मतलब ही नहीं है कि बाढ़ के लोगों को रोजगार मिले। एनटीपीसी में उनको लाई जो यहाँ की प्रमुख उद्योग है अगर बाढ़ को देखा जाए, और इतना मिठास है उसमें कि अगर आप कहीं ले जाए तो लोग मांग करते हैं कि नीरज जी फिर आइएगा तो लाई जरूर लेके आइएगा। और कभी हमारे विधायक, चूंकि वहाँ के हैं नहीं, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं नहीं, वो तो बाहर के हैं, आते हैं, उनको मर्म ही नहीं है कि यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं या अपने हैं, क्या है नहीं है। उनको एक है कि जस्ट एक होता है कि हम बाहर से आ रहे हैं, जीत के जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ की मिट्टी में तो पैदा नहीं तो सत्ता की मलाई सिर्फ खा रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में तो जन्मे नहीं है, यहाँ की मिट्टी से लगाव नहीं है। तो यहाँ के ना लोगों के लिए कुछ करना है और ना लोगों को बढ़ावा देना है। हमने तो कई जगह कन्फ्यूज़न में सुना है यार रहे तो जैसे चल रहा है, ज़्यादा करोगे तो और बौखलाएगा लोग, समझ गए? तो हम लोग कई जगह, हमारे भी लोग हैं, और जब वो बैठते हैं तो अंदरूनी जब कमरे में जिक्र करते हैं तो हमारे पास भी बात छन के आती है कि जो मर रहा है तो मरने दो बाढ़ के लोग। उनका एक कहना है कि मर रहा है तो मरने दो बाढ़ के लोग, विधायक जी का कि जैसे है रहने दो। तो अपने कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं और यहाँ बाढ़ की जनता जो है मरते रहे। तो ना उनको रोजगार से चिंता है, ना यहाँ का जो उद्योग है उसकी लाई को जो है जी टैग
के लिए कभी प्रयास किया, कभी प्रयास ही नहीं किया कि पटना तक भी पहुंचे। तो ये स्थिति है। रही बात अन्य सुविधाओं की, अगर हम बात करें जिला की, बाढ़ जो है 20 साल से वो विधायक है, 11 साल से केंद्र में भी उनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहेंगे तो बाढ़ जिला नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। आप ही बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया हैं, क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाह लेंगे तो जिला नहीं बनेगा? बाढ़ एक पल में बन जाएगा। आखिर क्यों नहीं बन रहा? स्टेट बन रहा है तो फिर जिला क्यों नहीं बन रहा है? इसके पीछे भी सवाल निशान है। आप किसी व्यक्ति की देखिए, कहते हैं ना कि कई नेता पूछते हैं तो कहता है कि लोग कि हाँ बन जाएगा, लगे हैं, प्रयासरत हैं। क्या विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा के सदन पे आपने कितनी बार आवाज उठाया है बाढ़ जिला के लिए? 20 साल से आप हैं विधायक, और कितनी बार सदन में आपने जो है आवाज उठाया है कि बाढ़ जिला बनना चाहिए? अगर एक भी फुटेज मुझे प्रस्तुत कर दे, प्रमाणित कर दे, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ बाढ़ के लिए आपने कुछ किया है। तो कहीं नहीं कुछ है। आपको मतलब नहीं कि बाढ़ जिला बने। तो आज भी इतने कड़ाके गर्मी में, मतलब कि सोचिए कि बाढ़ से पटना लोगों को आना पड़ता है, एक नॉर्मल डीएल में बनवाना पड़े तो पटना आकर लोगों को इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है, बाढ़ के लोगों के लिए भी, लोगों को भी सवाल करना चाहिए क्या कि वर्तमान में विधायक आप हैं, आपने कितनी बार विधानसभा में मेरे लिए आवाज़ उठाया? सबसे बड़ा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है। अगर विधायक जी आपको जवाब दे देते हैं तो फिर आपका मत है, आप उनको मत दे सकते हैं। क्या विधायक, क्या नीरज? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बाढ़ जिला नहीं बना, और मेरा तो ये मानना है कि देखिए किसी व्यक्ति की शादी हर चीज़ का एक उम्र होता है। किसी व्यक्ति की शादी अगर 25 साल में हो जाए, मैक्सिमम 30 साल में हो जाए, अच्छा लगता है। अगर उस व्यक्ति की शादी आप 60 साल में करेंगे तो बताइए वो ठीक रहेगा? दुनिया हंसेगा कि सर। तो वही स्थिति बाढ़ की हो गई है। जिला बनना चाहिए था। 1865 का अनुमंडल, सबसे पुराना अनुमंडल, आज तक जिला नहीं बना है। उसको जिला बनना चाहिए था 30 साल, 40 साल, 25 साल पहले, 20 साल पहले, अभी भी बन जाता। लेकिन देखिए कि अब अगर किसी तरह हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्षी दल आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवाज़ अगर सरकार के कानों तक पहुंच जाए और जिला बन भी जाए तो उसका मज़ा नहीं है। क्योंकि वही हाल होगा कि 60 साल में जैसे शादी हुआ तो 60 साल में जिला अगर बन रहा है तो उसका मज़ा नहीं मिलेगा। वो जो विकास होना चाहिए था बाढ़ का, वो नहीं हो पाएगा। अगर पहले जिला बनता है तो बाढ़ जिस ऊंचाई पे अगर होता विकास के, वो नहीं हो पाएगा। एक सवाल और है, देखिए हमेशा करते हैं, पिछले बार भी हम सवाल किए थे इनसे, बाढ़ में एनटीपीसी है। बाढ़ के, क्योंकि बाढ़ के एनटीपीसी की जब हम बात करें तो बाढ़ का विकास का मुख्य अब माध्यम एनटीपीसी बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है। परंतु आज भी ना कोई नेता बोलता है कि बाढ़ के लोगों को बिजली फ्री मिले, ना कोई नेता, मतलब जो वर्तमान में सत्ता पक्ष के लोग, उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया कि बाढ़ के लोगों को रोजगार मिले। इवन बाहरी लोगों को बहुत रोजगार मिलता है। इस पर क्या कहेंगे आप? हमने पहले भी बताया कि बाढ़ के मात्र 10 से 20% लोग, वो भी चतुर्थ वर्गीय कहिए कि काम के लिए जो है एनटीपीसी में जा रहे हैं। और एनटीपीसी यहाँ बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली फ्री होनी चाहिए। लेकिन हमारे विधायक जो है, हमने बार बार जिक्र किया, उन्हें तो मतलब ही नहीं है। अगर किसी तरह का बाढ़ से लगाव हो तब तो बात करेंगे। मलाई मिल रहा है, खा रहे हैं, आराम से जीत रहे हैं, परिस्थिति के विधायक हैं। कदा कदा कैसे भी सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि वो जीत जाते हैं, और जिसका अब तो तानाशाही प्रवृत्ति पे आ गए हैं। अभी हाल ही के एक स्टेटमेंट में आपको पता होगा, डाक बंगला में उन्होंने कहा कि मुझे भगवान भी नहीं हरा सकता। अच्छा, तो अहंकार तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा। तो जिस तरह से अहंकारवादी हो गए हमारे विधायक, कहते हैं कि भगवान भी हमको नहीं हरा सकता है, भगवान भी नहीं हरा सकता है। तो अब वो समय आ गया है। अरे भगवान क्या, भगवान के जब ऊपर वाले का कहर चलता है तो आदमी ऐसा नेस्तनाबूद होता है कि उसे पता भी नहीं चलता है। तो समय का इंतजार कीजिए, 25 में पता चल जाएगा कि अहंकार क्या होता है, किसकी 25 में कितना दम है। बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। और ये चुनावी साल है, चुनावी साल में जनता सवाल जरूर करेगी। और हम भी एक सवाल करते हैं बाढ़ के लोगों से, क्या वास्तविक, जब हम वास्तविकता की हम बात करें तो क्या बाढ़ में सच में विकास हुआ? चलिए, सड़क विकास का मतलब ये नहीं होता है कि पीसीसी सड़क बन जाए, ये एक माध्यम नहीं होता है। चापाकल आपको मिल रहा है, क्योंकि इन दिनों खूब चापाकल बांटा जा रहा है विधायक जी की तरफ से। बहुत सब चुनावी स्टंट है। और चापाकल का अगर मैं घोटाला पर जाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैं उन बिंदु पर नहीं जाना चाहता हूँ कि चापाकल घोटाला किस तरह से बाढ़ में हो रहा है। सरकारी फंड का पूरा दोहन हो रहा है। और कहीं विकास, वही विकास बोले कि एक ही चापाकल 4 जगह जा रहा है, संस्तुति हो रहा है, यहाँ भी लग रहा है, वही चापाकल दूसरा जगह हो रहा है, फोटो और ये सब चल रहा है। तो सरकार के पैसे का जो हमारे
हमारा ही पैसा है, आम जनता का पैसा है, उसका दोहन हो रहा है। जो विकास होना चाहिए था बाढ़ में वो विकास नहीं हो रहा है। और इसके पीछे मुख्यतः एक ही कारण है कि हमारे जो विधायक हैं वो स्थानीय नहीं है, इसलिए बाढ़ से उनका कोई लगाव नहीं है। और घर फूटे गंवार लूटे वाली बात है और बाढ़ का दोहन हो रहा है। अगर बाढ़ की जनता चाहती है कि बाढ़ का बेटा यहाँ से विधायक बने और बाढ़ का उचित विकास हो तो 25 में वोट की चोट कीजिए, वोट की चोट कीजिए जरूर। और सत्ता के में बैठे हुए वैसे नेताओं से सवाल जरूर कीजिए जिसको आप वोट दे रहे हैं। चुनावी साल है, लोकतंत्र का महापर्व का आगाज में महज 2 महीना बचा हुआ है। तीसरा महीना तो चुनाव है, आप भी जानते हैं। चुनावी साल में बाढ़ में आप किसे पसंद करते हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर करें। नीरज जी कैसा काम कर रहे हैं इसके बारे में जवाब जरूर देंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद।